अभी तक हमने परिमेय संख्याएं का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आज ये पार्ट 3 है। अरे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है, परिमेय संख्या का मानक रूप। मतलब जैसे कि हमने परिमेय संख्या आपको बता चुके थे, जरा से जो ये वीडियो पहली बार स्टूडेंट देखेंगे जरा सा आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, हम यहीं पर बता दे रहे इसके बारे में। देखिए अब परिमेय संख्या क्या होता है, फिर से एक बार सुन लीजिए इसको। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या है जिसे हम बट्टा ग्रुप में लिख सकते हैं। बट्टा ग्रुप में जो डिवाइड ग्रुप में लिखा है ना, इसी तरह परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या पी वाई क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं। अब जहां इसको हम लोग बोलते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। अब देखिए अब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पी और क्यू यहाँ है क्या। अब पी और क्यू के बारे में बात आपको जानना पड़ेगा कि पी और क्यू है क्या। तो हम बता चुके थे जब हमारा सेकंड वीडियो जो आप लोग जाकर देखे हुए, तो हम पूरा कंप्लीट ढंग से इसको बताया गया कि पी और क्यू है क्या, हम यहाँ भी बता दे रहे हैं। देखिए पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है। जीरो के दाईं ओर सारे संख्या प्लस साइन के साथ, और जीरो के बाईं ओर सारे संख्या माइनस साइन के साथ, ये हमारा पूर्णांक है। ये सारा जो नंबर का जो कलेक्शन है इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। मतलब सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब बोला क्या गया है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी और क्यू के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। अब हम तो कह दिए कि पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ स्टूडेंट लोग क्या कर, कोई भी नंबर उठाए डाल दिया सीधा। अब कोई स्टूडेंट बोल दे सर ये क्या है, हम बोले पी और क्यू के रूप में। बोले क्या ये परिमेय संख्या, तो हम बोले हाँ ऑब्वियस परिमेय संख्या। क्योंकि पी और क्यू कहाँ से आना चाहिए, इसी यहीं से आना चाहिए, इसी नंबर लाइन से ही आना चाहिए। इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इसी पूर्णांक से ही आना चाहिए ये चीज। अब और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, -3/-9, ये भी हमारा परिमेय संख्या। मतलब यहाँ आप हर एक मतलब कोई भी नंबर उठा कर आप कोई भी नंबर उठाइए और ऊपर नीचे रख दिए हर और अंश में, वो हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि क्यू जीरो नहीं ले सकते। आप क्यू को जीरो नहीं ले सकते। ये नहीं कि मान लीजिए 0/5 ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ये है परिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई 5/0 कर दे, कोई 3/0 कर दे, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। नीचे में इसको जो हर कहते हैं, हर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या वाला परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अब इस तरह में कुछ प्रॉब्लम आने लगा तो उसको है, अब हम परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो एक टॉपिक का नाम दिया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। मतलब क्या परिमेय संख्या मानक रूप क्या है, ओरिजिनल रूप क्या है, ये सब तो दिख ही रहा है, लेकिन इसका मेन रूप क्या है, अब वही रूप देखना है। जैसे कि जब शादी ब्याह होता है तो लड़की वाले परिवार कहते हैं अरे मेरी बेटी तो गाय है, और गाय बोलकर शेरनी थमा दिया जाता है, लास्ट में दहाड़ मारती है। तो उसी तरह परिमेय संख्या तो बहुत सारा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका ओरिजिनल रूप क्या है, तो ओरिजिनल रूप आज हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ परिमेय संख्या का मानक रूप किसे कहेंगे, तो आप मतलब परिमेय संख्या का मानक रूप किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखा गया। इसका परिभाषा से पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि पहले तो परिमेय संख्या होना चाहिए, पहले हो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन इसका हर, दूसरा कंडीशन, पहला परिमेय संख्या हो जाए, दूसरा उसका कंडीशन क्या है, इसका हर क्या हो, 0 ना हो, वो ठीक है, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन इसका हर कभी माइनस में ना हो, कभी ऋणात्मक ना हो। मतलब ऋणात्मक मतलब कहने मतलब क्या है कि नीचे कभी माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब इसका हर हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। हर हमेशा कैसे होना चाहिए, हमेशा प्लस होना चाहिए। तब अब क्या बोला गया, पहला कंडीशन क्या है, पहले तो ये परिमेय संख्या हो जाए, इसका हर क्या धनात्मक हो। अब क्या बोला गया है कि ये जो अंश और हर, जिसको अंश हम लोग कहते हैं और इसको हर कहता है, अंश और हर का जो सार्व गुणनखंडन होगा, गुणनखंडन, इसको हम अभी चर्चा करेंगे कि सार्व गुणनखंडन क्या होता है। इसका जो मतलब अंश और हर 1 के अलावा किसी और संख्या से कटे ही नहीं, इसका मतलब ऐसा होना। सार्व गुणनखंडन का मतलब क्या होता है कि ऊपर अंश और हर सिर्फ और सिर्फ किससे विभाजित होगा, पूर्णतः 1 से। 1 के अलावा किसी से विभाजित होता है वो परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, वो उसे परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं कह सकता अगर 1 के अलावा किसी और संख्या से दोनों भाग हो रहा होगा तब। अब देखिए सार्व गुणनखंडन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा देखना, उसका परिभाषा क्लियर करके निकल लेंगे। देखिए सार्व गुणनखंडन, गुणनखंडन। अब सार्व गुणनखंडन से पहले आपको बात जानना पड़ेगा कि गुणनखंडन क्या होता है।
जैसे यहाँ लिख दिए 4। अब आपसे पूछ दे कि 4 का गुणनखंडन क्या है, गुणनखंडन। तो क्लास 6 में एक बहुत अच्छा टॉपिक है संख्याओं के साथ खेलना। अगर हम यहाँ क्लास 6 को पढ़ा रहे होते तो उसको पूरा परफेक्ट ढंग से बताते कि गुणनखंडन क्या होता है। तो आपको अब उतना डीप नहीं जाना है, आपको बस सिंपल से कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है कि 4 जिसके टेबल में आता हो वो इसका सभी गुणनखंडन कहलाता है। मतलब 4 जिसके जिसके टेबल में आता हो उसका गुणनखंडन कहलाता है। जैसे 1 के टेबल में आता ही है 1, उसके बाद 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 4 के टेबल में। मतलब देखिए 4 या तो 1 के टेबल में आएगा, या तो 2 के टेबल में आएगा, या तो 4 के टेबल में आएगा। ये जो 1, 2 और 4 क्या है, इस 4 का गुणनखंडन है। गुणनखंडन का मतलब आप अब ये जो है इसे गुणनखंडन का मतलब क्या होता है कि ये सभी संख्या क्या इसको पूरा पूरी भाग करेगा। मतलब इसका शेषफल इसका जब भी ये भाग करेगा इसको, ये शेषफल पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा शेषफल। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ 4 है, अब 2 से भागा लगा है, 2 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, 2 बार में 4। देखिए शेषफल पूरा पूरी क्या हो गया, 0 हो गया। जहां शेष मतलब अगर गुणनखंडन मतलब क्या होता है कि अगर ये जितना भी जिसके टेबल में आता वो सब इसे गुणनखंडन कहलाता। गुणनखंडन मतलब क्या, जब भी इसको भाग करेगा तो इसको पूरा पूरी भाग कर देगा। मतलब इसमें इसका पूरा पूरी शेषफल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। बस यही कहता है गुणनखंडन। अब देखिए अब सार गुणनखंडन क्या होता है जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए 10 और यहाँ 12 ले लिया। अब आपसे पूछे 10 का गुणनखंडन कौन कौन है, 10 किससे किससे पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो पहला आएगा 1। इसका मतलब क्या है, अगर गुणनखंडन में प्रॉब्लम होगा तो सबसे अच्छा बात ये जान लिया 10 जिसके जिसके टेबल में आएगा वो सब इसका 10 का गुणनखंडन कहलाएगा। जैसे 1 का टेबल में आता है 10, 2 का टेबल में, 3 का टेबल में नहीं आता, 4 का टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में और खुद के टेबल में 10 का टेबल में 10 आता है एक बार में। अब देखिए अब 12 1 के टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 5 में 6 के टेबल में आएंगे और 12 के टेबल में आएगा। देखिए ये हो गया 1 2 5 10, ये 10 का गुणनखंडन कहलाएगा। और 1 2 3 4 6 12, ये 12 का गुणनखंडन कहलाएगा। अब गुणनखंडन का मतलब क्या होगा, इसमें कोई भी संख्या आप उठा के इसको जब भाग करोगे तो ये पूरा पूरी इसको विभाजित कर देगा। ये फ्रैक्शन में छोड़ने वाला नहीं है, पूरा पूरी आंसर निकाल देगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जब भी इसमें कोई भी संख्या जिसको आप भाग करोगे तो इसके शेषफल को 0 कर देगा। अभी एग्जांपल दिखा चुके थे। अब देखिए अब ये 10 का गुणनखंडन हो गया और ये 12 का गुणनखंडन हो गया। अब सार्व गुणनखंडन याद देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया कि सार्व गुणनखंडन। अब सार्व गुणनखंडन का मतलब क्या होता है कि जो ये हो गया 1 2 5 10, 10 का गुणनखंडन है। 1 2 3 4 6 12, जो 12 का गुणनखंडन है। अब इसमें से आपको छांटना है कि इन दोनों में ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों भाग कर रहा हो। इन दोनों में आपको क्या निकालना कि ऐसा कौन सा संख्या है जो ये दोनों को पूरा पूरी भाग कर रहा हो। तो देखिए इसमें कॉमन कौन ढूंढ लीजिए, एक से दोनों कट रहा, 2 से और किसी से मैच नहीं हो रहा। मतलब 10 और 12 का सार्व गुणनखंडन लोग क्या जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों से ये भाग पूरा पूरी भाग लग जाए। तो 10 और 12 का सार्व गुणनखंडन क्या हो गया, 1 और 2। मतलब यही 2 संख्या है जिससे दोनों पूरा पूरी भाग लगेगा। और इसके अगर इन दोनों के अलावा कोई भी उठा लीजिए तो या तो 10 या इन दोनों में से, अगर इसके अलावा इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन सबों में से अगर कोई भी आप गुणनखंडन उठाते हो या तो 10 को भाग करे या तो 12 को भाग करे, वो दोनों भाग नहीं करेगा। दोनों भागा कौन करेगा, दोनों पूरा पूरी कौन काटेगा, जो इसमें कॉमन होगा उसी को हम लोग सार्व गुणनखंडन कहते हैं। अब देखिए इतना बात तो समझ ही चुके होंगे। अब देखिए यहाँ क्या परिभाषा बोला गया है कि एक परिमेय संख्या का मानक रूप किसे कहते हैं कि एक परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त की जाती है। कब व्यक्त किया जाता है, यदि उसका हर क्या हो, धनात्मक हो। यदि उसका हर क्या होना चाहिए, हर धनात्मक हो, उसका हर धनात्मक हो। और क्या बोला गया, यदि उसका हर धनात्मक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तथा उसके अंश और हर में एक के अलावा कोई सार्व गुणनखंडन ना हो। हम क्या बोले थे, अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर वो एक के अलावा किसी और संख्या नहीं कटेगा तो वो क्या कहला जाएगा, सार्व गुणनखंडन कहला जाएगा। मतलब सार्व गुणनखंडन का मतलब यही है कि एक मतलब इसको मानक, इस परिमेय संख्या को मानक रूप तब कहेंगे
जब ये एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। तो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या कर दिया गया कि एक परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो और अंश और हर में एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंडन नहीं होना चाहिए। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए पहला, ये यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। अब हम बोले 3 किस किस के टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है। 5 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। इन दोनों कॉमन क्या है 1 के अलावा इन दोनों में कोई और नंबर मैच नहीं करना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या का मानक रूप। और इसके अलावा भी कोई और मिलता है तो उसे हम परिमेय संख्या मानक रूप नहीं कहेंगे, उसको मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया, इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। 3/5 1 के अलावा किसी और संख्या नहीं करेगा। 7/8 1 के अलावा दोनों किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होने वाला। 2/5 इसका भी आप अगर सार्वगुणनखंडन निकालो तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या का मानक रूप है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि 36/-24 को क्या है, परिमेय संख्या का मानक रूप में बदलिए। ये परिमेय संख्या थे p/q के रूप में है, नीचे 0 में है, इसके मतलब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 36 और 24। तो पहले इसमें क्या करना है, इसके हर को पॉजिटिव मतलब धनात्मक बनाना है। यहाँ लिखा गया कि उसका हर क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हर को धनात्मक पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब देखिए, अब 36 × -1 तो -36। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस कितने बार गुना हो रहा है, 2 बार। अगर माइनस इवन टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 24 आ गया। अब वो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया क्योंकि देखिए आप इसको देखोगे तो ये 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा होता है। अब इसको मानक रूप में बदलने के लिए आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का HCF निकाल लोगे। HCF देखिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, HCF, या इसको GCD भी कहते हैं। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर